नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। तो हमारी जो सुबह की सीरीज चल रही है वो चल रहा है रियासत टिहरी। रियासत टिहरी के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। एक ट्रिक के माध्यम से हमने सभी शासकों का टाइम पीरियड याद किया था जो आने वाली परीक्षाओं में मैंने आपको ये कहा कि किस तरीके से मिलान करने के लिए आ सकता है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो लोग जरूर फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी ये चीज समझने में आसानी रहेगी कि हमने किस तरीके से रियासत टिहरी की स्थापना करवाई थी और इन शासकों का कालखंड याद किया था। महाराजा सुदर्शन शाह अंग्रेजों से मदद मांगते हैं और अंग्रेजों की मदद प्राप्त करने के बाद जब गोरखा शासन समाप्त हो जाता है, गोरखा उत्तराखंड को छोड़ करके चले जाते हैं। अंग्रेजों और गोरखाओं के कई युद्ध उत्तराखंड की इस भूमि में हुआ और इस युद्ध के बाद गोरखा अंततः यहां से चले जाते हैं। अब अंग्रेज सुदर्शन शाह से जो भी युद्ध में खर्च किया उन्होंने अपने सैन्य खर्च के बदले में 7 लाख रुपए की मांग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये माना जाता है कि राजा देने में असमर्थ था। देते भी कहां से, खुद एक झोपड़े में रह रहे थे, कभी सहारनपुर में रह रहे, कभी बरेली में रह रहे थे। अब राजा को पहले जो ये वाला भूभाग था ये पूरा गढ़वाल के राजा के शासन अधीन था, उधर कुमाऊं के राजा के अधीन था। लेकिन अब अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी का पूर्वी क्षेत्र से लेकर के भागीरथी भिलंगना का जो क्षेत्र है उसको अपना अधीन कर लिया और राजा को इस क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र दे दिया जिसे टिहरी या त्रिहरी के नाम से जाना जाने लगा। बीच वाला क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, ब्रिटिश गढ़वाल, और ये ब्रिटिश कुमाऊं के नाम से जाना जाने लगा। ये वाला क्षेत्र दून और द्वार क्षेत्र था। अगर हम 1815 का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से बना होगा। राजा को रातों रात राजधानी ले जानी पड़ी और 28 दिसंबर सन 2830 भी दिया होगा, सन 1815 को रियासत टिहरी की स्थापना की। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, 28/30 दिसंबर 1815 को रियासत टिहरी की स्थापना हुई। कई ज्योतिषियों ने उसी टाइम पे टिहरी की कुंडली बना दी कि इसकी आयु ज्यादा नहीं रहेगी, और वास्तव में भी हुआ वही। अब राजा सुदर्शन शाह के सामने कई चुनौतियां थी। अब नया राजा बन रहा है, परमार वंश का 55वां राजा था। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1815 में बना और 1859 तक, अपने अंतिम समय तक, ये मृत्यु तक टिहरी रियासत पे के राजा रहे। कई सुधार कार्य करने पड़े क्योंकि नया नया घर भी बनता है तो कई सारी चीजें हमें जोड़नी पड़ती है। तो यहाँ तो राजतंत्र की बात थी, एक शासन हमें बनाना था, तो राजा सुदर्शन शाह ने कई चुनौतियों का सामना किया। ये टाइम पीरियड में कई अंग्रेजों के साथ सामना भी हुआ, कई संधियां भी करनी पड़ी, जिस कारण से एक दोबारा से सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल पाए। अब हम सुदर्शन शाह के बारे में जो भी हमारे फैक्ट बनते हैं उन फैक्टों को याद करेंगे। रियासत की स्थापना हो गई। अब इनके देखिए, सुदर्शन शाह एक युद्ध कौशल में निपुण, एक ज्ञानी, कई भाषाओं के ज्ञाता माने जाते थे, तांत्रिक विद्या के ज्ञाता माने जाते थे। कई रचनाएं इन्होंने भी की, लेकिन ज्यादा रचनाओं का इनका बखान नहीं है। इन्होंने कवि सूरत के नाम पे अपनी रचनाएं करते थे। इनकी प्रमुख रचना सभासार है दोस्तों, जो 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें गढ़वाली के साथ साथ ब्रज भाषा का भी इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। इसके अलावा गोरखानी के नाम से भी इन्होंने एक रचना की है। अगर शासकों के बारे में आएगा तो वह आपका राजा सुदर्शन शाह ही है। गोरखानी के नाम से इन्होंने शासन किया। कवि सूरत के नाम पे ये रचनाएं करते थे। इनको बोलंदा बद्रीनाथ में आस्था होने के कारण इनको बोलंदा बद्रीश के नाम से भी जाना जाता था।
ये बद्रीनाथ में आस्था रखते थे दोस्तों। अब यहीं पे आपको एक पॉइंट याद करना है कि जो पंवार शासक थे, इनके जो कुल देवता हैं दोस्तों, कुल देवता पंवारों के जो कुल देवता हैं वो कौन है? बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ। और इनकी कुल देवी है राजेश्वरी या नंदा राजेश्वरी। ये पॉइंट नोट कीजिए। पंवारों की कुल देवी और कुल देवता बद्रीनाथ में इनकी आस्था थी, इसलिए इन्हें बोलंदा बद्रीश या बोलने वाला बद्रीनाथ भी कहा जाता था। दोस्तों जब राम ने इन्हें दाता ज्ञाता सुरमा कहकर के क्या किया? संबोधित किया। इनके अन्य अन्य उपनामों से कवि भजन राय ने इन्हें बचन वाला राजा कहकर के संबोधित किया। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें विपत्ति से न डरने वाला राजा कहा है, क्योंकि विपत्ति इनके जीवन में कई बार आई। कई शासक रहे इस टाइम पे, गोरखा शासक भी रहे, अंग्रेज ब्रिटिश शासक भी रहे, उनका सामना किया। इसलिए शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा? इन्हें विपत्ति से न डरने वाला राजा कहा। यहां पे शिव प्रसाद डबराल जी का नाम आया है, तो शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में 2 फैक्ट जरूर जोड़ लीजिए। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। इन्हें चारण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने टिहरी का इतिहास पुस्तक लिखी दोस्तों, टिहरी का इतिहास। इन्होंने टिहरी का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? शिव प्रसाद डबराल ने। इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास कई खंडों में, जो भी किसके द्वारा लिखा गया? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। हम अगर फैक्ट को याद करेंगे तो ये याद रहेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं निश्चित सफलता मिलेगी, ये 100% है। अगर आप लोग धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करते हो तो सफलता 100% मिलती है। थोड़ी बीच में चुनौतियां जरूर आती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, याद करते रहिए, प्रत्येक दिन नई चीजें पढ़िए तो वो चीज याद रहता है। आगे बढ़िए। मौला राम, मैंने आपको ये कहा था, मौला राम को इनसे पहले के जो भी आपके 4 राजा हुए, यानी 51वां राजा, 52वां राजा, 53वां राजा, 54वां राजा, ये मौला राम इनके शासन में रहे। मौला राम को इन 4 राजों, जो मैंने आपको टाइम पीरियड याद करने के लिए बोला था, इससे पहले के राजा कौन कौन से थे? प्रदीप शाह, ललित शाह। मौला राम सबसे पहले जो रहे थे वो प्रदीप शाह के शासन काल में रहे। प्रदीप शाह के बाद दोस्तों ललित शाह आते हैं, जयकृत शाह आते हैं और प्रद्युमन शाह आते हैं। इन 4 राजाओं ने मौला राम का सम्मान किया। 5वें राजा सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह ने इनको सम्मान नहीं दिया। कारण ये था कि इन्होंने अपनी गणिकाओं में उन गोरखाओं की तारीफ की थी जिन्होंने गढ़वाल में शासन किया, आक्रमण किया, राजतंत्र छीना। मौला राम ने उन्हें उपाधियां दी। तो ये याद रखिए, जिस कारण से सुदर्शन शाह ने मौला राम ने क्या किया? मौला राम का सम्मान नहीं किया, इसलिए मौला राम ने सुदर्शन शाह को भी उपाधियां दे दी। खसिया, नील, कृपण और सूम कहकर के जो संबोधित किया है वो किसने किया है? मौला राम ने। आगे बढ़िए। अगला जो फैक्ट है, मौला राम को भले ही सुदर्शन शाह ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन मौला राम के 2 गढ़वाली शिष्य थे मेरे दोस्तों, जो थे चेतु और माणकू। चेतु और माणकू को क्या किया था? अपने राज्य में आश्रय दिया था। किसने? राजा सुदर्शन शाह ने। ये नहीं, ये कलाकारों या कलाविदों का सम्मान करते थे। ये प्रश्न आ चुका है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूछ चुका है कि मौला राम के जो गढ़वाली शिष्य थे चेतु और माणकू किस राजा के दरबार में आश्रित थे? तो वो राजा सुदर्शन शाह के दरबार में ही क्या थे? आश्रित थे। बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, याद होता और बड़ा आनंद भी आएगा जैसे जैसे आप लोगों को याद होगा। ये इसलिए लिखा गया है ताकि फैक्ट कोई बिंदु छूटे ना, यहाँ पे मैं पूरी व्याख्या उसकी कर पाऊं। अगली बात अगर हम लोग बात करें, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है 1820 में मेरे दोस्तों मूरक्राफ्ट आते हैं टिहरी। ये एक पर्यटक थे
जो बाद में क्या होते हैं कि मूरक्राफ्ट की उत्तराखंड यात्रा के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनसे भी हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। मूरक्राफ्ट गढ़वाल कब आए और किस राजा के शासनकाल में आयोग यहीं से प्रश्न पकड़ करके देता है। मूरक्राफ्ट 1820 में राजा सुदर्शन शाह के शासनकाल में क्या हुए थे, यहां गढ़वाल आए और 1852 में ये यहीं से तिब्बत की यात्रा मूरक्राफ्ट ने की थी। ये दूसरा पॉइंट आपका बनता है, ये जरूर नोट कीजिए, एक के साथ हम लोग एक जोड़ेंगे। अगला बिंदु, इसी टाइम पे यानी 1820 में अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है राजा सुदर्शन शाह को। अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है, पहले भी संधि हो चुकी होती है, लेकिन अब एक ऐसी संधि कर दिया जाए कि जो टिहरी पर है। टिहरी तो दे दिया था लेकिन अंग्रेजों का भरोसा नहीं था, इसलिए राजा ने उचित समझा कि अंग्रेजों के साथ हम लोग क्या कर लें, एक संधि कर लें। और संधि में ये बात कही गई कि टिहरी पर राजा सुदर्शन शाह का ही क्या होगा, अधिकार होगा। अंग्रेजों ने इस संधि को मान लिया, मानना भी पड़ेगा। 20% का क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को दे दिया, 80% का क्षेत्र अपने को आपको दे दिया। अंग्रेज उस टाइम पे मान गए। इसी के बाद ये याद रखिए, जब राजा संधि हो गई, संधि के पश्चात अगर हम लोग बात करें बंदोबस्त की, बंदोबस्त करना पड़ा। कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था कि राज्य की आय कैसे होगी। मेरे दोस्तों ये याद रखिए, इन्होंने राज्य में क्या किया था, 1823 में एक बंदोबस्त किया। 1823 में एक बंदोबस्त किया जो टिहरी रियासत का पहला बंदोबस्त था। मेरे दोस्तों ये याद रखिए, टिहरी रियासत का जो पहला बंदोबस्त था वो कौन था, 1823 का बंदोबस्त था। इस टाइम पे और जगह भी हुए, गढ़वाल में भी बंदोबस्त हुआ था, इस टाइम पे टिहरी में भी बंदोबस्त हुआ है। अब हम बात करेंगे इस बंदोबस्त का महत्वपूर्ण बिंदु आपको ऐसे याद करना है कि राजा ने क्या रख दिया था कि अगर हम लोग बात करें कि 7/8 भाग, 7/8 भाग क्या लेंगे, नगद के रूप में जनता देगी, नगद देगी। क्योंकि राज्य को आय चाहिए था, राज्य कोषागार में क्या चाहिए था, आय चाहिए थी। तो 7/8 भाग जो था वो नगद देंगे। अब कितना भाग बचा, 8 में से 7 भाग तो कैश दे देंगे, नगद दे देंगे। तो अब बचा 1/8 भाग। मेरे दोस्तों ये 1/8 भाग अन्न के रूप में, क्योंकि अन्न का भंडार भी राज्य में चाहिए था जो सैनिकों के लिए चाहिए होगा। तो 1/8 भाग अन्न के रूप में और 7/8 भाग क्या किया, नगद के रूप में यहां पे लिया। ये राजा सुदर्शन शाह ने एक बंदोबस्त कर दिया। यानी एक तरीके से भू बंदोबस्त से हम ये याद कर रहे हैं। भू बंदोबस्त में बहुत सारी बातें कही गई थी, वो हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हमें याद करना कि ऐसा ऐसा उन्होंने वहां पे किया, याद होगा। एक कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये रवाई का परगना था, अंग्रेजों से संधि के बाद भी रवाई परगने को टिहरी में शामिल कर दिया गया 1824 में। ये फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन। रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल कर दिया गया था, 1824 में। ये आपको याद रखना है। हम लोगों ने बात किया था, इन्होंने कल भी ये बिंदु आया था, बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार किया। राजा सुदर्शन शाह ने बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार किया और बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख में इन्हें कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख में कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा गया, राजा सुदर्शन शाह को। दोस्तों ये माना जाता है कि जिस टाइम पे राजा सुदर्शन शाह का टाइम था, उस टाइम पे यहाँ पे बुक्सा जो जादूगर थे या जादू टोना वाले लोग थे, उन्होंने राज्य में काफी सारे तांत्रिक विद्याएं थी जिनका प्रकोप था ही। तो राजा सुदर्शन शाह भी तांत्रिक विद्या के ज्ञाता थे। तो इन्होंने एक तरीके से उत्तराखंड को बुक्सा जादूगरों से जो मुक्ति दिलाई थी, वो किसने दिलाई थी, राजा सुदर्शन शाह ने। आगे बात करेंगे, 1826 में इनका विवाह भी हो गया था, ये याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, इन्होंने इनके जो राजकीय राजकवि और धर्माध्यक्ष थे, सुदर्शन शाह के राजकवि प्रश्न बन जाएगा,
वो कौन थे आपके हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन शाह के राज कवि और धर्माध्यक्ष कौन थे, वो हरिदत्त शर्मा थे। आगे हम बात करेंगे इनके जो आश्रित थे, राजा के एक और आश्रित माने जाते हैं कुमुदानंद के नाम से जिन्हें कहा गया। कुमुदानंद ने सुदर्शनोदय नामक एक काव्य भी लिखा था इनके जीवन पर आधारित। ये ध्यान देना है आपको। 1848 में अगर हम लोग बात करें, 1848 में इन्होंने क्या किया था, पुराना दरबार जो 150 कक्षों वाला था, मैंने आपको कहा था एक छोटा महल तो था लेकिन एक भव्य दरबार बनाया। 1848 में 1848 में टिहरी में पुराना दरबार जो 150 कमरे जहां पे बनाए थे, हॉल थे, उसका निर्माण कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। भले ही इनके जीवन काल में वो बन नहीं पाया लेकिन कार्य जारी था। ये माना जाता प्रताप शाह के शासन काल में क्या हुआ था, वो पूरा हुआ था। ये ध्यान देना। आगे हम बात करेंगे, एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, 1857 की क्रांति चल रही थी पूरे भारत में, उस टाइम पे यहां पर भी मार्शल लॉ लागू हुआ था। यहां पर भी अंग्रेजों ने कई अत्याचार किए थे और इसी टाइम पे अगर हम लोग बात करें कि उस टाइम पे विद्रोह को दबाने के लिए ये माना जाता राजा सुदर्शन शाह ने क्या किया था, अंग्रेजों की मदद की थी। कारण ये था कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के भी ऋणी रहे होंगे, तो इसलिए राजा सुदर्शन शाह को क्या करना पड़ा, अंग्रेजों की मदद करनी पड़ी। 1857 में ही अगर हम लोग बात करें, इन्होंने भागीरथी नदी पर एक लकड़ी का पुल भी बनवाया था राजा सुदर्शन शाह ने। अब ये माना जाता है, एक पॉइंट जरूर नोट कीजिए, ए.आर. गिल की एक पुस्तक है द वैली ऑफ दून, याद रखिए दोस्तों, पॉइंट नोट कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। द वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है, ए.आर. गिल। ये माना जाता है कि राजा सुदर्शन शाह ने कैप्टन हियर्सी से क्या मांगी थी, मदद मांगी थी। ए.आर. गिल ने द वैली ऑफ दून पुस्तक में उल्लेखन किया है कि राजा सुदर्शन शाह ने क्या किया है कि कैप्टन हियर्सी से क्या मांगा था, मदद मांगा था। अंततः दोस्तों ये याद रखिएगा, 6 जून 1859 में राजा सुदर्शन शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे राजा सुदर्शन शाह के बारे में कौन शासन करता है, तो वो हम आगे बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। ये ध्यान देना। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।